panelists, and all of you who have joined today for this webinar on a Sunday morning. I am Neetu Wadhwa, co-founder of Scleroderma India Trust and Support Group. Our panelist for the day is Ms. Shripriya Menon, who works with NIMHANS Bangalore and is the founder of Austum Group. Shripriya Menon is a trained mental health social worker. She works with individuals and families for mental health issues in the community. As a response to the COVID-19 pandemic, she has been a part of initiating an online psychosocial support team called Austum, that is, Online Support Team for Every Mind. The team, comprising of psychologists, social workers, trainers, advocates, and users of mental health services, has been working together through social media pages and capacity building for volunteers through online discussions and experience sharing. Austum Group has been Scleroderma India's support system too, as few of our members have been taking help from them. Now, before we start our session, I would request each one of you to answer a small poll, which will help all of us to understand what the group is feeling. मैं हिंदी में रिपीट कर देती हूँ। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। मैं यहाँ पे आप सबका स्वागत करती हूँ और मिस श्रीप्रिया जी का भी स्वागत करती हूँ, जो कि एक ट्रेन मेंटल हेल्थ सोशल वर्कर हैं और ऑस्टम ग्रुप चलाती हैं। तो आज ही सेशन करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी एक पोल आएगा आप लोगों के स्क्रीन पे, आप उस पोल पे अपने आंसर्स दे दीजिए। इससे हमें थोड़ा सा समझने में आसानी होगी कि आप लोग आज क्या फील कर रहे हैं। आप लोगों की स्क्रीन पे एक पोल आ चुका है, जो आप लोगों की स्क्रीन पे 1 मिनट तक रहेगा। प्लीज आंसर इट। थैंक यू एवरीवन फॉर द पोल। आप सबका बहुत धन्यवाद है। थैंक यू। आप लोग इस टाइम अपनी स्क्रीन पर पोल के आंसर्स देख सकते हैं कि आप लोग इस टाइम क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और श्रीप्रिया जी से कहते हैं कि वो सेशन स्टार्ट करें। So Shripriya ji, I will hand it over to you. Please go ahead. Sure. Thank you, नीतू जी। जैसे कि हम अभी देख सकते हैं हमारे ग्रुप के अंदर सभी लोगों ने आंसर किया है और हम इससे ही शुरुआत करते हैं अपनी ये समझ के कि हम फीलिंग और अपनी मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में क्या समझते हैं। अगर आपको मेरी भाषा इंग्लिश चाहे हिंदी कहीं पे भी कोई मैं कुछ चीज बोल रही हूँ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज आप सवाल खड़ा जरूर करिएगा ताकि मैं दोबारा उस पॉइंट को कवर कर सकूं। तो ये जो हमें पोल में नजर आ रहा है सबसे ज्यादा यानी कि कम से कम 45% यानी कि आधी अभी करेंटली चिंता की फीलिंग
एक्सपीरियंस कर रही है, फीलिंग ऑफ वरी। और लगभग उतना ही, लेकिन उससे कम लोगों ने कहा है कि उन्हें एंगर या इरिटेशन की फीलिंग या भावना अभी हो रही है। लगभग 40% ने कहा है उनको स्लीप यानी नींद में तकलीफ हो रही है। उतने ही लोगों ने कहा है कि उन्हें स्ट्रेस एक्सपीरियंस हो रहा है। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि उनको अपने आप की तरफ हानि या हार्म करने की ख्याल भी आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं जिनको इनमें से ऊपर जो दिए गए हैं वो ऑप्शंस के अलावा या फिर तो कुछ और फील करते हैं या इनमें से कुछ नहीं फील करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी स्टार्टिंग पॉइंट हो जाता है ये समझने के लिए कि मेंटल हेल्थ है क्या। तो मेंटल हेल्थ है क्या, इसकी चर्चा शुरू करेंगे। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करती हूँ और आप फिर वहां से देखना शुरू कर सकते हैं। जहाँ पे हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक मेंटल इलनेस की, क्रॉनिक मेडिकल इलनेस की, दोनों ही मेडिकल में आ जाते हैं। तो मेंटल हेल्थ और मेंटल इलनेस में भेदभाव, फर्क समझना हमें बहुत जरूरी हो जाता है। तो हम इस प्रेजेंटेशन के दौरान आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि क्या बोलते हैं मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य, वेलबींग क्या होता है, इसका मेरे मन पे, मेरी फैमिली पे, मेरे दोस्तों पे, मेरे प्रोफेशनल और पर्सनल रिलेशनशिप्स पे, मेरे समुदाय पे और लार्जर दुनिया में क्या प्रभाव पड़ता है मेरे मानसिक स्वास्थ्य का। साथ ही साथ हम एक और सवाल के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे कि डिसेबिलिटी वर्ड हमने बहुत ज्यादा सुना हुआ है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वो साइकोसोशल हो यानी कि मानसिक हो। तो ये सारी चीजें इस एक टर्म से भी जुड़ी हुई है कि डिसेबिलिटी क्या होता है। तीसरी और आखिरी बात इस चर्चा में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद मेरी ट्रीटमेंट, मेरी स्क्लेरोडर्मा की ट्रीटमेंट हो या मेरी किसी और मेडिकल कंडीशन, भले ही वो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड या कोई और चीज हो, इसकी ट्रीटमेंट और इसकी रिकवरी पे मानसिक स्वास्थ्य का क्या लिंक है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये ओवरऑल हमारा एक सवाल होगा और आई होप कि आप सब लोग इस चीज के बारे में थोड़ा सा और बेहतर जान सके। इसके अलावा दो खास बात आज की सेशन में ये भी है कि एक हमारे ग्रुप के ही सदस्य हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और दूसरी खास बात ये है कि ये खाली एक नॉलेज वाली या थियोरेटिकल वाली क्लास नहीं होगी या डिस्कशन नहीं होगी, इसमें हमें सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ने के लिए भी एक दिशा चाहिए। तो ये सब जान के मुझे करना क्या है इसके बारे में भी सेशन के अंत में चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ये एक पिक्चर है, ग्राफिक है। इसमें आप इंडिविजुअल को देख सकते हैं, यानी कि आप दो तरीके हैं डिसेबिलिटी को या मानसिक स्वास्थ्य को समझने के लिए। एक ये कि मैं सेंटर में हूँ और मेरे चारों ओर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मेरे अंदर भी प्रॉब्लम है जिसे मेडिकल तौर पे डिफाइन किया गया है, और चाहे वो फिजिकल हो या मानसिक हो, उसे क्योर करने की कोशिश की जाती है या उसके प्रभाव को कम करने की कोशिश की जाती है। ये एक साधारण तरीका है इसको देखने का। एक सोशल मॉडल भी होता है जहां पे हम देखते हैं कि मैं जैसा हूं, जैसी हूं, मेरे आसपास सोसाइटी में बैरियर्स हैं, मेरे वातावरण में, मेरे एनवायरनमेंट में ऐसी चीजें हैं जो मुझे अपने पोटेंशियल को फुलफिल करने नहीं दे रही है। मेरा जो काम है, मेरा जो मेरी जो खूबी है, मेरी जो काबिलियत है, उसको फुलफिल करने नहीं दे रही है। चाहे वो पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एनवायरनमेंट की तरफ से हो, दूसरा ये लोगों की एटीट्यूड की तरफ से हो, या तीसरा क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जो हमारी मदद के लिए बनाए गए हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं है मेरी जरूरतों और मेरी नीड्स को समझने के लिए। तो उनके जो प्रोसीजर्स हैं और उनके जो प्रैक्टिसेस हैं वो मुझे पूरी चीज अपनी काम करने नहीं दे रही है। आगे चलते हुए इस मॉडल को आप ख्याल में रखिए और समझने की कोशिश करिए कि आपकी सिचुएशन में ये कैसे अप्लाई होता है। मानसिक स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, मानसिक स्वास्थ्य का एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेशन है, ये मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए और फिर हिंदी में भी बोल देती हूँ। A state of well-being in which the individual realizes his or her own abilities,
can cope with the normal stresses of life and can work productively and fruitfully and is able to make a contribution to his or her community. इस डेफिनेशन में 2-3 खास बातें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो अपनी खूबी को रियलाइज कर पाना, अपनी जिंदगी के रोजमर्रा साधारण केसेस को हैंडल कर पाना, अपने तरफ से अपने काम पे प्रोडक्टिवली और ढंग से काम कर पाना और अपने समुदाय या अपने कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर पाना। तो ये बहुत ही वाइड साइड डेफिनेशन है। इसमें आप देखा जाए तो कई सारे लोग हैं जो इस डेफिनेशन में फिट नहीं होंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि उन्हें मानसिक बीमारी है? जी नहीं, इसका मतलब ये है कि उनकी मानसिक स्वास्थ्य 100% परफेक्ट नहीं बोल सकते। तो सबसे बड़ी सीख हमारे लिए इस सेशन में ये होगी कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक कंटिन्यूम पे है, जहाँ पे एक तरफ परफेक्ट मानसिक स्वास्थ्य है, दूसरी तरफ मानसिक बीमारी है, और हम सभी लोग उसके बीच में कहीं आगे पीछे फ्लक्चुएट करते रहते हैं, क्योंकि हम कभी भी परफेक्टली हेल्दी नहीं होते और हम कभी भी हमेशा परफेक्टली इल नहीं होते, यानी कि हमेशा फुल्ली डिसफंक्शनल नहीं होते। अगर आप किसी इंसान की बात कर ले जिसको मानसिक बीमारी का डायग्नोसिस भी मिला हो, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी फंक्शनैलिटी, उनकी ताकत, उनकी खूबियत जीरो नहीं हो गई। तो ये हमारे लिए समझना बहुत बहुत जरूरी है। ये जो इलस्ट्रेशन अभी आप देख रहे हैं आपके सामने, ये सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस का एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर है। इसमें किस किस तरह की डिसेबिलिटी हम में से सभी लोग फेस कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, इसमें सभी कवर्ड हैं। तो फॉर एग्जांपल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेन, थकान, डिप्रेशन, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के फंक्शनिंग, सांस लेने में तकलीफ, स्वॉलोइंग में दिक्कत, ये सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम अपना पूरा पोटेंशियल अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो हम सबके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस चीज को बेहतर समझें और कैसे अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें। इसके अंदर आप ये 4 ऑरेंज कलर के सर्कल्स भी देख सकते हैं, ये बहुत खास बात है। तो ये सारी चीजें आपकी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, आपकी बॉडी को अफेक्ट करने वाली चीजें, लेकिन ये जो चीज है ये आपकी जिंदगी के बहुत जरूरी पहलू हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, आपकी सोशल लाइफ, आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी पर्सनल लाइफ और आपका मानसिक स्वास्थ्य। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम इसके बारे में क्या बेहतर समझ सकते हैं। ये एक और चीज है डिसेबिलिटी के बारे में जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। एक तो होता है कि शरीर में कुछ चीजें हैं जो नहीं काम कर पा रही जैसे उन्हें काम करना चाहिए, इसे कहते हैं इम्पेयरमेंट। दूसरा है डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी यानी जिसकी वजह से मैं कोई एक चीज कर नहीं पा रही, जैसे कि अगर मुझे चलने में तकलीफ है तो मैं बिना लिफ्ट के या बिना मूवमेंट एड्स के बगैर मैं कुछ कुछ जगह है वहां जा नहीं पा रही हूँ या बैठ नहीं पा रही हूँ ज्यादा देर तक, इसे कहते हैं डिसेबिलिटी। तीसरा है डिसएडवांटेज। क्या है ये? सामुदायिक तौर पे, सोशल टर्म्स पे है। मेरी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनी हुई है जहाँ पे मैं अपने व्हीलचेयर लेके जा सकूं। मेरी क्या बोलते हैं, मेरी सोशल ग्रुप में ऐसा कोई प्लेस नहीं है या ऐसा कोई ग्रुप नहीं है जहां मैं अपना क्या बोलते हैं ब्रीदिंग डिवाइस लेके जा सकूं। लोग मुझे अलग तरीके से देखते हैं। मेरे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऐसे डिजाइंड नहीं है कि मैं अपने तौर तरीके पे अपनी जरूरतों के साथ अपना काम कर सकूं। तो ये बहुत एनवायरमेंट लेवल पे है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। ये होते हुए भी, फर्स्ट वाला जो है इम्पेयरमेंट होते हुए भी डिसएडवांटेज होना जरूरी नहीं है। तो यहाँ से हम यहाँ अपने इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकते हैं, ये एक सवाल है जो हम लोग को सबको सोचना चाहिए। तो बॉडी और माइंड कैसे रिलेटेड है, हमें इसके बारे में क्या समझना चाहिए? सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात है स्ट्रेस। स्ट्रेस हर किसी इंसान का नॉर्मल लाइफ का एक हिस्सा है। ये हमारी बॉडी को कैसे अफेक्ट करता है? इससे हमें टेंशन, हेडेक्स हो सकते हैं। जब हम ज्यादा टेंशन में होते हैं हमारे स्टमक एसिड्स ज्यादा बनते हैं, तो जिसकी वजह से एसिडिटी ज्यादा हो सकती है। नींद में डिफिकल्टी हो सकती है। हमारे इमोशंस, हमारे मूड पे फर्क पड़ सकता है, तो हमें डिप्रेशन की तकलीफें हो सकती हैं।
हमारा ओवरऑल इम्यून सिस्टम स्ट्रेस उस पर अटैक करता है, तो हमें इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है। जब हम स्ट्रेस होते हैं तो हमें सांस लेने के लिए ज्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस, अब ये सारी शॉर्ट टर्म चीजें थी। लॉन्ग टर्म चीजें क्या है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हार्ट अटैक या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स का रिस्क भी बढ़ सकता है, ब्लड शुगर का प्रॉब्लम भी बढ़ सकता है। आगे चलते हुए क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर, पेट का दर्द, उल्टी आना, स्टमक एक, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, पीरियड्स की प्रॉब्लम, मसल्स की प्रॉब्लम, आपके सेक्सुअल लाइफ में प्रॉब्लम्स, ये सारी चीजें भी स्ट्रेस से बहुत ज्यादा लिंक्ड है। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हम इन चीजों से कम्बैट कर सके, लड़ सके किसी लेवल पे। इस चीज के बारे में कुछ आइडियाज हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले ये है कि हमारा एक सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, जिसमें हमारे अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं, हमारे एनवायरनमेंट में जो भी रिसोर्सेज हैं, हम उनका यूज कर सके। और जो भी इंस्टीट्यूशंस इन चीजों के लिए बने हुए चले, वो चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो या पर्सनल हो, हम उन तक पहुंच सके, वो हम तक पहुंच सके। रेजिलियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जब हम स्ट्रेस के बारे में बात करते हैं। रेजिलियंस को डिफाइन किया गया है, इट इज एन एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम और एडजस्ट टू एनी डिफिकल्टी, मिसफॉर्चून और चेंज, भले ही वो इंटरनल हो या बाहर एक्सटर्नल। ये कॉन्सेप्ट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं बोल सकती हूँ कि इतना सिंपल नहीं है, उसके अंदर कई सारे पहलू हैं। उसमें काफी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए, हमारी प्लानिंग, हमारा डाइट, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, हमारा ऑप्टिमिज्म, हमारा डेडिकेशन, परसिस्टेंस, हमारे सोशल नेटवर्क्स, हमारे विजन क्या है, हम साथ में लोगों के कैसे काम कर पा रहे हैं, हम अपने इमोशंस कितने रेगुलेट कर पा रहे हैं, अगर हमारे समझने में कोई गड़बड़ हो रही है तो हम उसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं, हम काम कैसे रख सकते हैं। ये सारे स्किल्स और ये सारे अप्रोचेस मिलके रेजिलियंस बनाते हैं। अब मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वर्षा जी को बुलाना चाहूंगी। और वर्षा जी, अगर आप हैं वहां पे तो आप प्लीज एक जल्दी से हाय बोल दीजिए ताकि मुझे पता चले आप हैं वहां। Shri Priya ji, Varsha has already joined. Okay. She is already there. Okay. Hi. Hi वर्षा जी। वर्षा जी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप हमारे लिए थोड़ा सा ब्रीफ में ये बता सकें कि आपकी जर्नी जो थी अपनी तकलीफें आइडेंटिफाई करने से उसके लिए हेल्प लेने तक, और अभी का प्रेजेंट जो आपका एक एटीट्यूड है, इस बारे में अगर आप हमारी ग्रुप को थोड़ा बता सकते हैं तो हमें ये रेजिलियंस का कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा और आसानी होगी। जी, गुड मॉर्निंग ऑल। मैं वर्षा। मुझे स्क्लेरोडर्मा के बारे में पता नहीं था, क्योंकि जब मेरी एज 15 साल थी मुझे तब स्क्लेरोडर्मा, पहले मुझे रिनॉट्स हुआ। हेलो, बोलिए वर्षा जी, सुनाई दे रहा है। हाँ, एक्चुअली मैं ऑन द वे हूँ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। तो मेरे साथ ये था कि मुझे रिनॉट्स हुआ। रिनॉट्स तब मेरी एज 13 या 14 ईयर्स था। हम पता ही नहीं चल रहा था कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। वो एज बहुत छोटी होती है, स्कूल गोइंग थी, घर में फादर बहुत बीमार थे, तो समझ में नहीं आ रहा था सबको कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हम लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोगों ने दिखाया और उन्हें भी नहीं एग्जैक्टली पता चला कि फिंगर ब्लू हो रहा था और मुझे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, फिंगर्स में वुंड बन रहे थे, जख्म बन रहे थे बहुत, और पता नहीं चल पा रहा था। हम लोगों ने एम्स भी ट्रीटमेंट लिया, लेकिन स्क्लेरोडर्मा के बारे में जो मुझे पता चला वो मुझे जब मैं रस सर से मिली तब मुझे पता चला, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। 15 साल की एज में मुझे याद है कि मैं एक दिन ओपीडी गई, मैं अकेले थी और मैं गई, मुझे एक सर थे, उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह कराया तो वहाँ लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा आया। तो वहाँ डॉक्टर का एक पैनल था, वहाँ मुझे खड़ा कर दिया गया और सीनियर डॉक्टर थे, उन्होंने बताया वहाँ सबको कि देखो आपने कभी देखा है स्क्लेरोडर्मा का पेशेंट?
और मुझे वहां ले जाके खड़ा कर दिया बहुत सारे जूनियर डॉक्टर के बीच में। और कोई सब डॉक्टर जो जूनियर से आके कोई मेरे हाथ को देख रहा है, कोई मेरी फोरहेड को चेक कर रहा है, कोई मुझे मुंह खोलने को कह रहा है। मतलब बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था मेरे लिए कि मुझे एग्जैक्टली हुआ क्या है कि सब लोग मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। फिर सडनली जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने मुझसे कहा कि आपको तो बहुत बड़ी बीमारी है और आप कभी शादी मत करना, तुम लड़की हो, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत कम है और कभी बच्चे नहीं हो सकते, कभी शादी नहीं हो सकती। बहुत कुछ उन्होंने मुझे बोला। मेरी उम्र सिर्फ 15 साल थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। और मैंने वहां रोना शुरू कर दिया। जब मैं बाहर आई, घर आई वापस, तो मैं बहुत रोई। मैंने अपनी मदर को बताया। तब मेरे फादर की डेथ हुई थी उस वक्त। तो मम्मी भी नहीं समझ पाई, सिस्टर थी, कोई नहीं समझ पाया कि एग्जैक्टली हुआ क्या। फिर भैया मुझे एम्स हॉस्पिटल लेके गए, वहां ट्रीटमेंट चला। लेकिन तब तक मेरे दोनों हाथों में काफी और पैरों में बहुत जख्म हो चुके थे, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। हर साल यही होता था, विंटर आती थी और जख्म बन जाते थे। और पूरी विंटर 3 महीने 4 महीने में पूरी रात बस आंखों में निकाल देती थी, सुबह हो जाती थी, जख्म ठीक ही नहीं होते थे। बहुत पेनफुल टाइम था वो मेरा। फिर 2012 में हम रथ सर से मिले, मेरा प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू हुआ और टचवुड तब से लेके आज तक मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया। सबसे पहले मेरे जख्म बनना बंद हो गए। और सर ने ही मुझसे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जो भी बोला गया, मिसगाइड किया गया, आप शादी भी कर सकते हो, आपको बच्चे भी होंगे, आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हो और सब कुछ ठीक है आपके साथ, सब कुछ स्टेबल है। मैंने राज सर से मिलने के बाद 2012 में मिली, उसके बाद 15 में मैंने शादी की और 15 में ही मुझे बेटा हुआ। उसके बाद मुझे गवर्नमेंट जॉब भी, उससे पहले मुझे 13 में गवर्नमेंट जॉब मिल गया था। 12 के बाद मैंने पढ़ना शुरू किया और 13 में मुझे गवर्नमेंट जॉब भी मिला। और अभी मेरे साथ कितना सब कुछ अच्छा है। स्क्लेरोडर्मा भी है और हर साल मुझे कोई मतलब जो परेशानी मुझे पहले आती थी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लू फिंगर होती है लेकिन मैं अपने आप को कवर रखती हूँ। और डिप्रेशन में मैं भी गई थी, ऐसा नहीं है कि अभी रिसेंटली मैं डिप्रेशन में नहीं गई। ड्यूरिंग कोरोना में बहुत डिप्रेशन में चली गई थी। ऑफिस में भी कुछ था तो श्री प्रिया जी से मिली, उन्होंने मुझे काउंसलिंग दिया। मैं इनके साथ मेरे 5 सेशन हुए और अभी मैं इतना बाहर आ चुकी हूँ उन सब चीजों से कि मैं अपने आप को बहुत अच्छा फील करती हूँ और घर में भी मेरा एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा हो गया। हेलो जी वर्षा जी, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू वर्षा जी। जी या वर्षा जी, आप मुझे अगर हाईलाइट करके बता सकते हैं कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पे इस चीज का प्रभाव पड़ रहा है, आपने पहचाना कैसे? जब मुझे स्क्लेरोडर्मा का हेलो स्क्लेरोडर्मा का डायग्नोसिस तो आपको 15 साल की उम्र में ही मिल गया था। तब जी से अब तक की आपकी जो जिंदगी आपने गुजारी है, आपने कब पहचाना कि मैं मानसिक तौर पे अफेक्ट हो रही हूँ इस चीज से, मेरे पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है? ये आपने पहचाना कैसे? ये मैं हर चीज को बहुत नेगेटिव ले रही थी, सब चीजें नेगेटिव जा रही थी मेरे साथ में। मैं कभी पॉजिटिव सोच ही नहीं पाती थी। जब कभी भी मेरे सराउंडिंग कुछ भी अच्छा और बुरा होता था, सबसे ज्यादा जो मैं कैच कर रही थी वो नेगेटिव चीजों को कर रही थी। खुशी भी होती थी तो भी मैं खुश नहीं हो रही थी। हालांकि मेरे साथ में चीजें बहुत 2012 के बाद चीजें मेरे संग बहुत अच्छी अच्छी होती चली गई। शादी होना, बच्चा होना, एक अच्छा हस्बैंड मिला, एक अच्छा एटमोसफेयर मिला। मेरे फैमिली में मेरे को सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, मतलब भाई बहन, घर में जो बच्चे हैं, भैया के बच्चे, सब लोग मेरे साथ होते। लेकिन मैं उस चीज से बाहर नहीं आ रही थी। स्क्लेरोडर्मा जैसे दवाइयां खाना बहुत सारी, और मतलब हमेशा लगता था पल्स, धड़कने मेरी भी बढ़ती थी। लेकिन मुझे लगता था वो मेरा एंजाइटी लेवल जब बहुत इंक्रीज हो जाता था, मेरी धड़कन, जब मैं अपने आप को खुद ही मोटिवेट करती थी कि नहीं सब कुछ ठीक है, या माइंड को इधर उधर लगाना होता था, तो मेरी पल्स नॉर्मल हो जाती थी। घबराहट मुझे बाहर जाने में, मेरा सबसे बैड एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं जहाँ 10 लोग इकट्ठा होते थे मैं वहां नहीं जाती थी। मुझे डर लगता था कि नहीं, मैं वहां जाऊंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं पार्लर जाती थी थ्रेडिंग के लिए, तो जैसे फेस पे ऐसे मेरे को रेड रेड स्पॉट्स है, हाथ फिंगर्स मेरी बहुत अजीब से हैं, तो लोगों को बड़ा, जब भी किसी से बात करो तो ऑब्वियस है कि सबका ध्यान जाता है अपनी बॉडी लैंग्वेज पर। तो सब लोग देख के पूछते थे हमेशा
कि ये आपकी फिंगर्स में क्या हुआ, आपके चेहरे पर ये निशान क्यों है। तो पहले इन सब चीजों को मैं बहुत अवॉइड करती थी, बात करना नहीं पसंद करती थी, झूठ बोलती थी लोगों से कि हाथ में बम फट गया दिवाली पर इसलिए फिंगर्स ऐसी हैं, या मुझे एक्ने थे फेस पर इस कारण ये सब निशान है। ये मतलब मैं इन सब चीजों से भागती थी। इवन ऑनेस्टली कि मैं नीतू जी के जो नीतू जी से मैं बहुत पहले मिली थी, और मैं इनके जो आते थे फेसबुक पर या कोई मैसेज होता था, मैं उन सब चीजों को भी अवॉइड करती थी कि नहीं मुझे ये सब चीजें नहीं है और मैं सब चीजें नहीं देखूंगी, मुझे डिप्रेशन किसी और चीज का है, जबकि ऐसा नहीं था। फिर धीरे धीरे मैंने सबसे पहले नीतू जी से बात करना शुरू किया। इनके सारे मैं पढ़ती हूँ जितना भी नीतू जी का होता है, और रथ सर के मैं हमेशा टच में रहती हूँ, विजिट करती हूँ और उनसे बात करके आती हूँ। और सबसे ज्यादा नीतू जी के से बात करने पर और प्रिया जी से बात करने पर जितना मैं इन सब चीजों से बाहर निकल पाई, शायद मैं अपने आप से नहीं निकल पाती। इन दो लोगों ने मुझे बहुत हेल्प किया। थैंक यू वर्षा जी शेयर करने के लिए। आपका एक्सपीरियंस काफी लंबा, मुश्किल, उसी तरह से होपफुल, स्ट्रॉन्ग भी रहा है। इसीलिए मैंने आपके एक्सपीरियंस को रेजिलियंस का एक एग्जाम्पल बना के इस सेशन में बाकी लोगों के साथ शेयर करने के लिए कहा, क्योंकि इसमें कुछ 2-3 बहुत खास बात है जिसपे हमें गौर करना चाहिए। डिप्रेशन या एंजाइटी यानी कि अवसाद या घबराहट, ये या फिर तो एक नॉर्मल लेवल पे रह सकती है, या कभी कभी ये लाइन क्रॉस करके एक ऐसे पॉइंट पे चली जाती है जहां वो आपके एवरीडे लाइफ और आपके ट्रीटमेंट डिसीजंस, आपके ऑप्शंस, आपकी सोशल लाइफ हर जगह इंटरप्ट करने लग जाता है, अफेक्ट करने लग जाता है। तो हमारे लिए वो पहचानना बहुत जरूरी है कि किस लेवल पे है हमारा स्ट्रेस, टेंशन या मूड। क्या ये इस लेवल पे चला गया है जहां मैंने पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, मैंने होपफुल रहना बंद कर दिया है, मैंने अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना बंद कर दिया है। अगर लोग मेरे को हेल्प देना चाहते हैं तो मैंने ध्यान देना ही बंद कर दिया है और उनकी तरफ जाना ही बंद कर दिया है। इससे आपके ओवरऑल हेल्थ पे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। तो ये चीज अगर हम अवेयर हैं, अगर हम ये चीजें पहचान सकते हैं, तो हम अपनी तरफ से थोड़े उसके तरफ कदम ले सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि वर्षा जी के एग्जाम्पल में उन्होंने सोशल कनेक्शंस का अच्छे से यूटिलाइज किया, उन्होंने कांटेक्ट अपनी तरफ से बढ़ाया, उनके डॉक्टर्स ने जो एडवाइस की वो चीजें करने की कोशिश की। भले ही उनको स्लीप में डिफिकल्टीज आ रही थी, हमारे सेशंस में काउंसलिंग और थेरेपी के इस्तेमाल से हमने थोड़ा बहुत स्लीप हाइजीन के बारे में सीखा कि हम अपने स्लीप रूटीन को कैसे करेक्ट कर सकते हैं। माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस यानी ध्यान देते रहना कि हमारे थॉट्स किस तरह से बन रहे हैं, नेगेटिव बन रहे हैं, पॉजिटिव बन रहे हैं, या हमारी एंजाइटी को ट्रिगर कर रहे हैं। किसी भी मुश्किल सिचुएशन में, जैसे कि आपकी जॉब में अप्रेजल होता है, वैसे सिचुएशन का भी एक अप्रेजल होता है, वो कर पाना और जो भी चीजें हमारे पास हैं उसके लिए ग्रेटफुल रहना, ग्रैटिट्यूड दिखाना, इमोशनली अपने आप के लिए जो भी आपके हैप्पी मोमेंट्स हैं, जॉयफुल मोमेंट्स हैं, उनको भूलना नहीं, उन पे भी ध्यान देना। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आपका रेजिलियंस, ये स्टडीज ने भी प्रूव कर रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है ये जो ऑप्शंस हैं, ये थेरेपी, काउंसलिंग वगैरह की बात करते हैं, कौन थेरेपी ले सकता है, कौन, किसको जरूरत है थेरेपी की। तो इसका आंसर है काउंसलिंग और थेरेपी में थोड़ा सा अंतर है। काउंसलिंग हर कोई ले सकता है। काउंसलिंग आप साधारण, आपके मैरिटल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं या आपके वर्क प्लेस में स्ट्रेस हो रहा है या आपके घर में कोई टेंशन है तो भी आप, या आपकी पढ़ाई में आपके अटेंशन कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी और चीज से परेशान है, या आप अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं किसी चीज में, जैसे कि कम्युनिकेशन या लीडरशिप, या सीखना चाहते हैं जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इन सारी चीजों के लिए, स्किल बिल्डिंग के लिए भी आप काउंसलिंग ले सकते हैं। थेरेपी का मतलब ये है कि कोई एक ऐसी चीज है जो आपको आपके हेल्थ को इस हद तक अफेक्ट कर रही है कि आपका लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज है जो आप
कर ही नहीं पा रहे हैं, आप ऑफिस जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि मेंटली आपको कहीं ना कहीं बैरियर्स आते जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा और इंटेंसिव काम लगता है, उसके लिए थेरेपी की जरूरत पड़ती है। काउंसलिंग और थेरेपी में काफी सारे अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, जैसे कि आर्ट, जैसे कि जर्नलिंग। जर्नलिंग अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया, सुंदर, सिंपल सा एक तरीका है अपने आप को बेहतर अवेयर बनाने का। सिंपल सी बुलेट जर्नल्स होते हैं, आज मैंने क्या किया, मैं कहाँ गई, आज का मेरा टू डू लिस्ट क्या है, आज का मेरा मूड कैसा है। अगर मैं छोटे छोटे पॉइंट्स में इसे लिख सकूं तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसे समझ सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। और भी तरीके के जर्नल्स होते हैं जहाँ पे आप थॉट रिकॉर्ड रखते हैं, अपना मूड रिकॉर्ड रखते हैं, इसे थॉट जर्नल या थॉट डायरी बोला जाता है, पैनिक डायरी बोला जाता है, ग्रैटिट्यूड जर्नल बोला जाता है, जहाँ पे आप लिखते हैं कि आप किन चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं अपनी जिंदगी में। तो ये सारी चीजें आपके थेरेपिस्ट या काउंसलर की हेल्प के साथ आप खुद ही अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं, जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। आर्ट का इस्तेमाल होता है, एक्सरसाइज का, डांस, सारे मेथड्स के। स्ट्रेस जैसे हमने उस डायग्राम में देखा, आके हमारे में जॉइंट्स में सर में काफी एक वजन सा डाल देता है, हमें बॉडी से वो टेंशन रिलीज कर बिल्डिंग, यानी कि जिसके बारे में हमने बात किया। कई बार हमारी प्रॉब्लम बहुत मुश्किल से बहुत आसान हो जाती है जब हम ढंग से उसके बारे में कम्युनिकेट कर पाते हैं, जब हम किसी काम में या अपनी ही जिंदगी में थोड़ी सी लीडरशिप ले पाते हैं, अपनी फैमिली में थोड़ी सी लीडरशिप ले पाते। कोई आपका नाजायज फायदा स्वभाव की हो तो लोग जो भी आते हैं बोल जाते हैं, कर जाते हैं, आपको कंट्रोल महसूस ही नहीं होता अपनी जिंदगी के ऊपर, तो उसे बोलते हैं बाउंड्री सेट करना। बाउंड्री कैसे सेट किया जाता है, किसी भी सिचुएशन में क्रिएटिवली कैसे सोचे हम। एक प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन नहीं होता है, मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। क्या क्या तरीके, थॉट बेस्ड, बिलीफ बेस्ड, इसमें हम अपने थॉट्स को सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स है वो बेहतर हो सके। ये एक डायग्राम है जिससे आपको पता चलेगा कि कब आपको प्रोफेशनल केयर की जरूरत है और कब आपको सेल्फ केयर की जरूरत है। तो स्टार्टिंग के अगर आप ग्रीन और येलो वाले हिस्से देख रहे हैं, ये साधारण आपके उतार चढ़ाव जिंदगी के, आपके परफॉर्मेंस, आपका नॉर्मल स्लीप, ये सब अगर लगभग ठीक चल रहा है तो आप हेल्दी है। एकदम से भूल जा, कोशिश करने पे भी रिलैक्स नहीं कर पाते हो, हमेशा नर्वस या उदास महसूस करते हो, तो इस पे भी आप एक हेल्प या सोशल सपोर्ट के इस्तेमाल से आप ठीक हो सकते हो थोड़ा सा। और इससे भी थोड़ा सा और सीरियस हो जाता है जब आपकी ये सारी चीजें आपके रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ज्यादा अफेक्ट करने लग जाती है, आप अवॉइड करने लगते हो सोशल, वहां पे आपकी एक तरह से इंजुरी हो गई है, काफी सीवियरली नेगेटिव चीजें एक्सपीरियंस कर रही हो, जैसे कि डिप्रेस मूड, पैनिक अटैक, थकान की सोच में आप अपने आप को चोट पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, मैं जिंदा क्यों हूँ, इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं। तो इन दो कैटेगरीज में आपको प्रोफेशनल केयर की जरूरत है, आप पहचान के प्रोफेशनल केयर ले सकते हैं। इस सिचुएशन में आप अपना ख्याल रखते हुए, सही एडवाइस फॉलो करते हुए, लोगों की, आपके फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स की हेल्प लेते हुए आप एक खुद ब खुद चीजों को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये सिवियरिटी आपको खुद जज करनी होगी कि मैं इनमें से कहाँ हूँ अभी। और इसमें आप अगर प्रॉब्लम्स को डिनाई करते रहेंगे, अवॉइड करते रहेंगे, तो वो फुल सर्कल घूम के आपके हेल्थ पे ही अफेक्ट करेगा। आप स्टेडीली अगर अवॉइड करते रहेंगे प्रॉब्लम्स को, यहाँ से यहाँ तक मूव होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये एक चीज आप अपने माइंड में रख सकते हैं, ये सोचने के लिए कि कब मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। अब ट्रॉमा के बारे में थोड़ी सी मुझे बात करनी थी। किसी भी क्रॉनिक मेडिकल कंडीशन में एक तरीके से, जैसे कि अभी इसमें भी मैं वर्षा जी का एग्जांपल लूंगी कि जिस तरीके से लोग हमें देखते हैं,
हमारे तरफ हमारे बारे में एक इम्प्रेशन बना लेते हैं, हमारे से कैसा व्यवहार करते हैं, वो कभी कभी हमारे लिए हार्मफुल और टॉक्सिक हो जाता है। ये हम पहचान नहीं पाते, हमें लगता है हमारी गलती है या ये तो हमारी किस्मत है, हम क्या करेंगे इसमें, हम क्या ही कर सकते हैं। लोग तो जनरली ऐसे किसी को तो ऐसे ही देखते हैं और इसमें तो मेरा मेरा कोई कंट्रोल नहीं है इसके ऊपर। तो इसे हम बोलते हैं ट्रॉमा, जहाँ पे हमें हमारे एनवायरनमेंट या लोगों के एटीट्यूड वजह से, जो कहीं ना कहीं हम इंटरनलाइज भी कर लेते हैं, हम खुद भी ऐसा सोचने लगते हैं कि ये मेरी गलती है, मेरे में कमी है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। इस चीज को ट्रांसफॉर्म करना, अपने बारे में पॉजिटिवली सोच पाना, अपने आप के स्ट्रेंथ्स को पहचान पाना, ये एक काम होता है ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड थेरेपिस्ट का। ये आप मेडिकल कंडीशंस में ले लीजिए, डिसेबिलिटी में ले लीजिए, या किसी इंसान जो वायलेंस, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, नेचुरल डिजास्टर, ऐसे किसी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस को सफर करते हुए, लॉस, डेथ, ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन, या इनमें से कोई भी चीजें जो भी ट्रेजेडीज होती है लाइफ में, इससे गुजरता हो, या ऐसा कोई जिसके साथ बचपन से ही बड़ा खराब व्यवहार हुआ हो किसी भी वजह से, इस इंसान को ट्रॉमा का एक्सपीरियंस होता है। तो आपके काउंसलर या आपके थेरेपिस्ट आपको हेल्प कर सकते हैं ये समझने में कि ये मैं कैसे समझूं, इसके बारे में मैं कैसे कम्युनिकेट करूं और इससे मैं ओवरकम कैसे करूं। तो बजाय इसके कि मैं अपने आप को विक्टिम, सर्वाइवर या अपने आप को एक फाइटर कैसे फील कर सकूं, क्योंकि मैं तब अपने पोटेंशियल को, अगेन कमिंग बैक टू मेंटल हेल्थ का डेफिनेशन, मैं अपने मेंटल हेल्थ को, अपने पोटेंशियल को तब फुलफिल कर पाऊंगी जब मेरे अंदर एक फीलिंग है कि मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपका मेडिकल कंडीशन आपको क्या करने दे रहा है, क्या नहीं करने दे रहा है। आपका इंटरनल सिस्टम, आपका अंदर का एक स्ट्रेंथ, ये रीडिस्कवर करने में आपको काउंसलिंग, थेरेपी, ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स, ऐसे सेशंस काम आ सकते हैं। कम्युनिटी अवेयरनेस, यानी लार्जर फैमिली, रिलेटिव्स, नेबरहुड, आसपास के लोग, वर्क प्लेस, एम्प्लॉयर्स, कोलीग्स, इन लोगों को भी इंफॉर्मेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन चीजों पे हम काम कर रहे हैं। हाँ, ऑस्टिन जैसे और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ग्रुप्स हैं, जहां हम ट्रेनिंग लेते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग लेते हैं, लोगों के एम्प्लॉयर्स के साथ बात करते हैं, कभी कभी हेल्थ इमरजेंसीज में हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली हेल्प करते हैं, कभी कभी फ्री लीगल एड की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि इंसान अकेला पड़ जाता है, कहीं ना कहीं उसको फैमिली का सपोर्ट हमेशा नहीं मिलता है। तो मेंटल हेल्थ की जर्नी में एक इंडिविजुअल का भी रोल है, उसकी फैमिली का भी रोल है, उसकी कम्युनिटी का भी रोल है, और उसके देश के लॉ, पॉलिसीज, रूल्स, इन सभी चीजों का भी काफी बड़ा हाथ है। ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये ऑफ कोर्स आपको स्क्लेरोडर्मा के पेज पे भी मिलेंगे, नीतू जी के पास भी मिलेंगे, इस पीपीटी को भी मैं हैंड ओवर करूंगी, वहां पे भी आपको मिल जाएगा। Before opening up the group to ask me questions, मैं वापस जाना चाहूंगी what is the need to talk और what is mental health, इन 4 सवालों पे। तो मैंने अपने व्यूज आपको बताए हैं, आपसे शेयर करे हैं कि ये जो 4 सवाल हैं, इसके बारे में रिसर्च क्या कहता है, इसके बारे में प्रोफेशनल्स क्या कहते हैं, बाहर जेनेरिक साइंटिफिक कम्युनिटी की क्या अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इसमें एक पॉइंट है जो बहुत ज्यादा मिसिंग है, वो है आपका पॉइंट, आपकी आवाज, आपका एक्सपीरियंस और आपका डेफिनेशन। आपके हिसाब से आपका मेंटल हेल्थ क्या होता है, आपकी आवाज क्या कह रही है और आपकी क्या नीड्स, आपके हिसाब से हमें इन चीजों को कैसे कंसेप्चुलाइज करना चाहिए, कैसे इन चीजों के बारे में बात करनी चाहिए। ये इस ग्रुप का एक कलेक्टिव क्या बोल सकते हैं, राइट है, एक हक है आपका, एक तरीके से आप हो एक्सपर्ट, क्योंकि ये आपकी जिंदगी के साथ हो रहा है। तो हम जो इस एरिया में काम करते हैं, हम आगे आ सकते हैं, हम ऑप्शंस दे सकते हैं, हम जानकारी दे सकते हैं, लेकिन ये ग्रुप है जो अपने आप में एक सेफ स्पेस है, इसे हम सेफ बना सकते हैं
अगर हम भी थोड़ा बहुत आगे आए और अपने एक्सपीरियंसेस या अपने थॉट्स, अपने ओपिनियंस, अपना मत शेयर करें ग्रुप के साथ, जैसे कि आज वर्षा जी ने किया है, नीतू जी ने किया है, और आगे आने वाले सेशंस में भी काफी सारे लोग करते हैं। तो आज की सेशन में मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे बुलाया गया और मुझे सुनने का अपॉर्चुनिटी मिले। अगर आने वाले 15-20 मिनट के लिए अगर कोई भी हो इस ग्रुप में जो सवाल पूछना चाहता है, अपना ओपिनियन देना चाहता है, तो ये हमारा आगे आने वाला टाइम पूरा इसके डिस्कस है। ओवर टू यू नीतू जी, प्लीज लेट मी नो व्हाट एल्स वी कैन डू विद आवर टाइम। Thank you, Shri Priya ji. That was a very wonderful presentation. I would like to invite anyone from the group who would like to ask any questions or any feelings you have and you want to discuss with her. Okay, so we have a question from Nirmala ji. Nirmala ji, आप please unmute कर लीजिए and you can ask your question. Rashmi, you can please unmute yourself and ask your question. Yes. श्री प्रिया जी, जैसे वर्षा जी ने बताया कि जब डॉक्टर्स ही आपको समझते नहीं हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम और चैलेंज मुझे ये तब लगता है जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको स्क्लेरोडर्मा समझ में नहीं आता है और वो आपको एक चीज बोल देता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपका प्रॉब्लम है आपका मेंटल प्रॉब्लम है। आप उस बीमारी को इमेजिन कर रहे हैं, वो आपके शरीर में एग्जिस्ट नहीं करती है। और यही चीज आपके घर वाले भी मानने लगते हैं और आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो भी मानने लगते हैं। तो उस ये सिचुएशन में शायद मुझे लगता है हम 60-70% लोग हैं इस सिचुएशन से हम तो निकल गए, पर अगर हमें किसी को हेल्प करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल है रश्मि जी, क्योंकि इस मीटिंग का, इस डिस्कशन का एक्चुअली पॉइंट यही है कि हम सब लोग जो अपना थोड़ा बहुत जानकारी रखते हैं, अपनी एक्सपीरियंसेस का फायदा रखते हैं, इसे हम कैसे करें, एक दूसरे से सीख कैसे सकें और एक दूसरे की एफर्ट बढ़ाएं कैसे इस चीज को, इस एफर्ट को। तो अब से आप भी जानते हैं 5-10-15 साल पहले स्क्लेरोडर्मा लेके अगर आप कहीं जाते तो शायद से मालूम भी नहीं है लोगों को कि क्या है। आज की तारीख पे हम इसके ऊपर एक सेशन कर पा रहे हैं, आप मुझे एजुकेट कर पा रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन मुझे एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को एजुकेट कर पा रही है कि स्क्लेरोडर्मा क्या है। मेरी ट्रेनिंग में भले ही इसके बारे में डिटेल में मेरे को ट्रेनिंग ना मिली हो, लेकिन अगर मैं ये पहल करूं कि मेरे को कुछ सीखना है आपसे और आप पहल करें कि आपको मेंटल हेल्थ के बारे में सीखना है, ताकि मेंटल हेल्थ के बारे में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी आपको मिले, स्क्लेरोडर्मा के बारे में भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको मिले और हम इसको लेके जा सके आगे। तो अगर इस नए मेंबर्स आते हैं तो उनके साथ वही नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ना हो जो पहले अर्लियर मेंबर्स के साथ हुए हो व्हाइल मीटिंग अ प्रोफेशनल। सो वी कैन, मेरी प्रेजेंटेशन में अगर आप देखेंगे कम्युनिटी लेवल पे जो हम इंटरवेंशंस करते हैं एज अ सोशल वर्कर, part of that is sensitization workshops. So how can we as a group represent कि हमें डॉक्टर्स चाहिए जो इस कंडीशन के मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स के बारे में ज्यादा जागरूक हों, या हमें ऐसे बेहतर प्रोफेशनल्स चाहिए जो क्लाइंट या पेशेंट की बात ढंग से सुने, पूरे एक्सपीरियंस को ढंग से समझ सके और फिर अपना काम करे। तो ये एक रिप्रेजेंटेशन वाली बात है। अगर आप कंपैरिजन करें तो जो विजुअल इम्पेयर्ड लोग हैं उनके नीड्स, उनके राइट्स भी बहुत पहले नहीं अच्छे से रिप्रेजेंट होते थे। तो उनको जो इंफ्रास्ट्रक्चरल हेल्प चाहिए होती थी हॉस्पिटल में, वर्क प्लेसेस में, नहीं मिलते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रुप बनाया, मोबिलाइज किया, उनके केयर गिवर्स, उनके फैमिली मेंबर्स, वो खुद भी अपनी नीड्स, अपनी जरूरतें, अपनी तकलीफों के बारे में खुल के बात करने लगे, आगे आने लगे। अपने ऊपर जो एक स्टिग्मा, शेम, गिल्ट, छोटी भावना, इंफीरियर फीलिंग है, इन सबको साइड में रखते हुए बोले कि भाई हाँ ये है मेरे साथ, ये मेरी गलती नहीं है, ये मेरे अंदर एक चीज है जो बचपन से है या जब भी अक्वायर्ड भी है, लेकिन मैं इस चीज से डिफाइन नहीं होती हूँ या होता हूँ।
मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ्स है, मेरे अंदर जो इंसान है, उसकी आगे और भी जिंदगी में चीजें चल रही है। ये एक ही चीज नहीं है जो सब कुछ डिफाइन करता है, तो वो कहीं हद तक एटीट्यूडनल होता है। अगर इस ग्रुप के अंदर 40 लोग हैं जो अटेंड कर रहे हैं, क्या हम 40 लोग अपने आप में एम्पावर्ड फील कर रहे हैं कि हम आगे आके अपनी बात रख सकें? ये एक सॉर्ट ऑफ इमोशनल स्ट्रेंथ है जो कि हमें ग्रुप से ही मिलती है। तो कई हद तक हम यही बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने दिनों से नीतू जी से मैं भी बात कर रही हूँ कि हम इस चीज को कैसे प्रमोट करें कि लोग आगे आ सकें, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें। तो मेरे हिसाब से तो यही है कि फैमिली टैकल करने से पहले, कभी कभी फैमिली को टैकल करना अकेले बहुत मुश्किल हो जाता है। एम्प्लॉयर्स को, जैसे कि वर्षा जी ने बोला, समझाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमारे नीड्स क्या हैं। लेकिन अपने ग्रुप में अगर हम बोलेंगे तो एक दूसरे को तो कम से कम समझ में आएगा ना कि हम क्या बोल रहे हैं। वहां से स्ट्रेंथ आएगा, वहां से होप आएगी, वहां से एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आएगी, और वहां हमारी नीड्स के लिए एक प्लेटफॉर्म, एक वॉइस मिलेगा। तो वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे सेशंस के थ्रू। Thank you so much. It was really very nice and very enlightful. Thank you. Thank you for your question. Rashmi, I hope your question is answered. Yes, it is, Jitu. Okay, so Shri Priya ji, I've got a couple of questions. सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो आया है वो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं और इनफैक्ट समझते हैं, फील करते हैं that I don't have any mental health issue. Only problem I have is either I have scleroderma or any other autoimmune disease, any other rheumatic disease. I have, let's say, pulmonary hypertension or even diabetes or even rheumatoid arthritis. People feel that I don't have any mental problem. I only have a physical problem. So do you have any comments on this, like how can such kind of people can really take use of, such kind of sessions? Very, very important concern and question, and एक thought process इस पे ये जाता है कि मैं अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स को अपनी मेंटल प्रॉब्लम क्यों बताऊं? ये मेरी वीकनेस थोड़ी ना है, ठीक है? या ये तो इसलिए है क्योंकि ये पार्ट है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ मेडिकल कंडीशन है। इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अंदर से तो मैं ठीक ही हूँ, मैं तो क्लियरली सोच पा रही हूँ, मैं काम कर पा रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। अब इसमें सबसे समझने की ज्यादा जरूरत है कि स्टडीज या रिसर्च ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या बोलता है। हर मेडिकल कंडीशन से जुड़ी एक स्ट्रेस का एक थ्रेशोल्ड होता है, या फॉर एग्जांपल एक आप तराजू को समझ लीजिए। हमारी थ्योरी ये कहती है कि तराजू पे आप जितना वेट रखते जाएंगे उतना उसको कैरी करना मुश्किल होता जाएगा। रिसर्च ये बोलता है कि मेडिकल कंडीशन से होने वाली लाइफ इम्पैक्ट वो एक डिसएडवांटेज क्रिएट करता है, जैसे कि नौकरी ढूंढने में ज्यादा, शादी करने में ज्यादा तकलीफ, फैमिली चलाने में ज्यादा तकलीफ, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने में ज्यादा तकलीफ। क्यों? क्योंकि मुझे एक मेडिकल कंडीशन है। तो medical condition is not directly causing a problem mentally for you, but it is making your life a little bit more of a struggle, it is a little bit more of a challenge, जिससे कि आपके mental resources जो होते हैं, inner resources जो होते हैं, जो resilience होता है, उस पर दबाव पड़ता है। कई सारे लोग इस चीज को समझ के हैंडल कर पाते हैं क्योंकि उन्हें सपोर्ट मिलता है और वो खुद भी अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, लेकिन ये सबसे नहीं हो पाता है। Even without a medical condition, a lot of people are undergoing a lot of stress. So it is mostly about the additional stress that is created. So for example, if you have something like scleroderma, which is already causing you fatigue, plus you have stress caused by all of these life stresses, your fatigue is going to be more than a normal person's fatigue because you have double or more in some ways. Similarly, breathlessness. अब आप इस सिचुएशन में देख लीजिए, कोरोना हो जाए, स्ट्रेस भी हो जाए और ब्रेथलेसनेस भी हो जाए, तो आपके ऊपर जो स्ट्रेन पड़ रहा है, आपको जो कम्बैट करना पड़ रहा है, वो प्रॉब्लम मल्टीप्लाई हो जा रही है। सो व्हाट रिसर्च सेज दैट any condition, for example, chronic pain conditions like arthritis, autoimmune diseases, cancer, all of these things have a chain of events, एक chain reaction है जिसकी वजह से आपका जो ओवरऑल स्ट्रेस का लोड है वो बढ़ जाता है।
तो इससे चांसेस हैं कि एंजाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, stress related problems, even substance uses, whether it's drinking, smoking, or any other things in which we, or even junk food eating, binge eating, so something like that. To cope with our stress, we end up also taking a road which is rather unhealthy, और वी एंड अप आइसोलेटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम पीपल, क्योंकि मैं लोगों को अपनी प्रॉब्लम समझाऊं कैसे, ज्यादातर लोग सुनने के लिए आगे भी नहीं आते हैं और मेरे को भी जाके बोलने का मन नहीं करता है. सो सोशल आइसोलेशन, your physical vulnerability and your emotional ups and downs cumulatively are like a trigger for a mental health issue to erupt over a period of time. तो मे बी आपने 20 साल की उम्र, 30 साल की उम्र तक चला लिया, बट एक पॉइंट आएगा जहाँ पे बर्नआउट हो जाता है, लड़ के इंसान थक जाता है, तो वहां पे पॉसिबिलिटीज है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज नॉर्मल लेवल से थोड़ा सा और डिस्ट्रेसिंग लेवल पे मूव कर जाए. तो ऐसे सिचुएशन में हमारे लिए एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी बात हो जाती है कि हाँ, मेरे पास एक वल्नरेबिलिटी है जिसके हिसाब से मुझे अपने लाइफस्टाइल, अपने डिसीजंस मॉडिफाई करने पड़ेंगे, क्योंकि आई एम एट एन इंक्रीज्ड रिस्क. जिस तरीके से अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है तो आप ऑलरेडी प्रिकॉशंस लेंगे डायबिटीज मेरे को अर्ली एज में ना आ जाए, उसी तरीके से मेरे को एक वल्नरेबिलिटी है मेरी मेंटल हेल्थ पे, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी सारे स्ट्रेस हैंडल कर रहा हूँ या कर रही हूँ. तो लेट मी नॉट मेक द प्रॉब्लम वर्स बाय सेइंग मुझे तो कुछ नहीं, मुझे ना कुछ होगा. दैट इज अ वेरी आई वुड से सुपरफिशियल लेवल, सरफेस लेवल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रॉब्लम. अगर आप अपनी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और डीपली एनालाइज करेंगे कि मुझे ज्यादा प्रिकॉशंस की जरूरत है, मुझे अपने लिए ज्यादा सपोर्ट सिस्टम लेना चाहिए, मुझे और हेल्प यूज करनी चाहिए लोगों की, सो दैट आई डोंट डेवलप अ प्रॉब्लम लेटर ऑन. इट्स अ प्रिवेंटिव मॉडल बेसिकली. So it becomes important for us to talk about these things. That was a very wonderful explanation, ma'am. My next question, which I've got, is a lot of people feel that they are doing good in their life, but suddenly एक दिन ऐसा लगता है कि मुझे कोई काम करने का बिल्कुल मन नहीं है. And ये जो feeling होती है, it actually, keeps going for maybe couple of hours or couple of days. हो सकता है 4-5 दिन तक या 10-12 दिन तक मुझे कुछ करने का मन नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करना, फ्रेंड से नहीं मिलना, किसी से फोन पे बात नहीं करनी. I am already taking all my medication and I feel that I don't have any stress also. Rest of the things are going fine in my life. But still, if I feel all this, is it a normal thing? And what should be done in those kind of scenarios? Correct. This is a very interesting thing, क्योंकि स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस में एक कंपोनेंट होता है परसीव्ड स्ट्रेस. तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए स्ट्रेस सेम है. खाना बनाना फॉर एग्जांपल अगर मेरे लिए स्ट्रेसफुल है, जरूरी नहीं है आपके लिए खाना बनाना स्ट्रेसफुल हो. तीसरे इंसान के लिए शायद से वो थेरेप्यूटिक हो, मुझे तो बड़ा मजा आता है. सो इट्स अ कंपोनेंट ऑफ परसेप्शन कि मैं कैसे देखती हूँ, मेरे लिए क्या स्ट्रेसफुल है और क्या स्ट्रेसफुल नहीं है. तो सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि एक ओवरऑल हमारा सोशल रूल है, एक नॉर्म है कि अगर आप एक साधारण इस एज के इंसान हो तो आपको ये चीजें करनी आनी चाहिए और आपको ये रोज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही जिंदगी चल रही है. जब हम ये नहीं कर पाते तो हम अपने बारे में खराब फील करना शुरू कर देते कि उठ नहीं पा रही हूँ, अगर मैं तो नहीं काम नहीं कर पा रही हूँ, मुझसे इतना भी नहीं हो रहा है. मैं कंपैरिजन करने लग जाती हूँ कि वो तो कर रहा है बड़े आराम से, ये तो कर रही है, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ. So we start ending up like targeting ourselves, blaming ourselves in some way. On the other side, अगर हम देखें जिंदगी के नॉर्मल उतार चढ़ाव में हम सारे लोग हमेशा खुश नहीं रह सकते. Everybody cannot be happy all the time. So that is a very important way of looking at a problem or looking at a situation very realistically. हमें थोड़ा सा रियलिस्टिकली ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा कि इस सिचुएशन में अगर मैं इतने दिनों से काम कर रही हूँ, लड़ रही हूँ, अकेली भी हूँ, ये सब भी चीजें भी कर रही हूँ,
तो कुछ कुछ दिन होंगे जहां मैं थक जाऊंगी, जहां बोलेगी यार नहीं करना है मुझे आज कुछ. Let us normalize that. Let us normalize saying that I don't feel like working today. If I can manage to take a break, so can I prepare for it? Can I have a conversation with say my family or my employer to kind of rationalize and allocate work in a way that there are both. सो ये कम्युनिकेशन, ये अंडरस्टैंडिंग, ये अवेयरनेस, और अपने आप को विक्टिमाइज ना फील करना, अपने आप को ब्लेम ना करना, अपने ऊपर ज्यादा गुस्सा ना करना, अपने आप को छोटा ना समझना, कम ना समझना, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है हमारे लिए. क्योंकि ये एक्सप्लेनेशन जब हम अपने आप को देते हैं ना, हम एम्पावर्ड फील करते हैं. इस साधारण सी बात है कि हम लड़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रेक चाहिए, गैप चाहिए, कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटी आनी चाहिए. जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं वहां मेरी आइडेंटिटी को एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस मिले. अगर आप बोलोगे कि मेरा हाथ टूट गया, हाथ में फ्रैक्चर है, और आप जिद करो कि उसी हाथ से उठा के लेके जाना है सारा सामान, तो वो पॉसिबल नहीं है. इफ देयर इज अ स्ट्रेन, इफ देयर इज अ stressful factor, if there is a difficult time period, for example, you are dealing with relationship troubles also, you are dealing with job troubles also, you are taking care of yourself also, so you need to be able to understand this कि मैं already लड़ रही हूँ, ये मेरी खामी नहीं है, ये मेरी weakness नहीं है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ. I'm already dealing with a lot of stuff. So that self-affirming, positive, accepting kind of a approach is very, very important. I don't know if I've answered your question, Neetu ji. Please let me know if I have not. Absolutely, ma'am. You have answered the question very wonderfully. In fact, wo jo example tha plastered hand ka, I think that explains it all. Thank you for that. Okay, ma'am, I have one last question. But before we take that, I will ask Swati to, unmute herself and ask the question. Swati, please go ahead. मैम, मुझे 3 months पहले पता चल रहा है सिस्टमेटिक सिलोसिस है मुझे, और बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, लो फील करना, मतलब मैं सब सिचुएशंस देख रही हूँ, पर somehow I am not able to explain this in my family, in my circle. हर बंदा मुझे कहता है कि be positive, but I am not able to do. If I heard you properly, Swati, you're saying that there is a lot of stress, there is a lot of tension, and you're not able to explain it to my family also. To your family, okay, right. So, what do you want to know at this point? How do I handle myself? How do you help yourself? Yes. Handle it. Okay. So in any chronic medical condition, the time when you immediately receive your diagnosis is a very difficult time, क्योंकि हम ये expect नहीं करते कि हम अच्छे खासे चल रहे हैं, हमें कोई आके बोलते कि आपको ये बड़ी बीमारी हो गई है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मेरी लाइफ पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नजर आने वाली चीज है. क्योंकि आपको अभी मालूम है कि नहीं, बट मेरे को जितना समझ में आया है talking to Neetu ji, this is a diagnosis which affects every person very, very differently. तो इसका आपकी जिंदगी पे क्या exactly असर होगा, ये समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा. इसके लिए बेस्ट पर्सन है आपके डॉक्टर, और थोड़ी बहुत चीजें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, as and when things happen, you will understand. So मेडिकली, फिजिकली आपको ये ग्रुप से बेहतर कुछ नहीं मिलेगा, जो आपको ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन से प्रोफेशनल के पास जाना है, कहाँ कंसल्ट करना है. तो आपके मेडिकल मैनेजमेंट के लिए तो ये ग्रुप काफी अच्छा है. आई एम रेफरिंग टू स्क्लेरोडर्मा इंडिया एज अ सपोर्ट सिस्टम. ठीक है. सो यू गेट द इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू टू मैनेज दिस मेडिकली. दवाई हो या लाइफस्टाइल चेंजेस हो या जो भी हो, इसके लिए डिस्कस करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं यहाँ पे. दूसरी बात, आपकी फैमिली को कैसे समझाना है, क्या समझाना है, ये बात सबसे पहले ये समझाने की जरूरत है कि ये आपने कुछ किया नहीं है जिसकी वजह से आपको ये बीमारी हुई है. राइट? इट इज नॉट योर फॉल्ट दैट यू हैव गॉट दिस.
there was no way of doing something to prevent this or control this. And ऐसा भी कुछ नहीं कि भाई पिछले जन्म का कुछ है या फिर तो बचपन में ढंग से कुछ किया नहीं जिसकी वजह से आपको ये अभी हो गया. So that is mostly what we combat with some social workers. जब families के साथ काम करते हैं तो सबसे बड़ा बैरियर ये होता है कि भले वो मेंटल हेल्थ इशू हो या फिजिकल हेल्थ इशू हो, हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं वो इंडिविजुअल की गलती बन जाती है कि तुमने ये कुछ किया होगा जिसकी वजह से ये हुआ. दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन एंड द मिथ. So your counselor, somebody from the organization Scleroderma India, or even you yourself can be your own advocate and representative and speak up, gather more information and knowledge about this condition. जब आप अपने आप को ट्रेन करोगे इस चीज में, समझोगे ज्यादा इस चीज के बारे में, तो आप उनको फैक्ट्स प्रेजेंट कर सकते हो ये समझाने के लिए कि ये है क्या चीज और इंटरनली आपके साथ क्या हो रहा है. पेन, थकान, कंफ्यूजन जो भी है, वो सारी चीजें आपको उनको बतानी पड़ेगी कि ये सब भी हो रहा है तो मैं ये सब भी हैंडल कर रही हूँ, तो आप मेरे को थोड़ा टाइम दो और आप भी टाइम लो, आप भी मेरे डॉक्टर से बात करो समझने के लिए कि ये क्या है. तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसमें काफी सारे शॉक फील होगा, गुस्सा भी आएगा मेरे साथ क्यों हो रहा है. आप कहीं ना कहीं नेगोशिएट भी करने की कोशिश करोगे कि मैं इसका इम्पैक्ट करूँ. उदासी भी होगी, डिप्रेशन भी फील होगा, हेल्पलेसनेस भी फील होगी. लेकिन ये जर्नी है और इस ग्रुप में जो ज्यादा टाइम स्पेंड कर चुके हैं वो आपको बहुत अच्छे से बता सकेंगे कि ये जर्नी उन्होंने किसकी मदद से कैसे ओवरकम की. लेकिन द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज पीपल हैव survived this. People have learned a lot from this. People have still managed to do a lot with their lives and they are also happy. They are capable of happy. तो ये सारी चीजें ऐसी है जो शेयर करोगे तो कम होगी और सीखोगे, इंफॉर्मेशन गैदर करोगे तो अपनी फैमिली को भी आप बता सकोगे थोड़ा सा बेहतर. आई नो कि जब मैं ऐसा बोल रही हूँ तो ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये सब आपका है, बट ये बढ़ सकता है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ये शेयर हो सकता है. आई विल ऑल्सो ट्राई एंड हेल्प इन वट एवर वे पॉसिबल, क्योंकि मैं और मेरी टीम साथ में है स्क्लेरोडर्मा इंडिया के. जहाँ कहीं पे भी मेंटल हेल्थ की जरूरत है, वी आर देयर एज बैकअप. So if your family has questions, if your family wants to know more, we can have discussions about it. सबसे बेस्ट बात ये है कि पुराने जमाने की तरह कुछ छुपा के शेम के साथ, गिल्ट के साथ हैंडल करने की जरूरत नहीं है. We have resources now, so we are able to talk about it openly. That is an advantage. So whenever you feel sad और लगता है कि मैं क्या ही करूँ, you remember the things that you have. You have a group, you have a support group. You can get information. There is a doctor. So let's look at solutions as well. हमें इन सारी चीजों के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट एक छोटा सा रिमाइंडर हमारे लिए जरूरत है कि होप है, पॉजिटिविटी है और लोग सर्वाइव कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ. वहां से शुरू करते हैं अभी फिलहाल के लिए. Like I am at least able to handle myself physically, but mentally I am not able to handle it. So physically, if you are able to handle yourself, that's the biggest asset. आपकी बॉडी जब तक आपका थोड़ा बहुत कोऑपरेशन कर रही है, वहां पे आपको इंटरनली आपकी बॉडी को भी सपोर्ट करना है. So let's talk more further. If we can have a one-on-one conversation, I'll be available. Let's work on getting those skills up. How you can make yourself a little bit more calm, a little bit more hopeful. This is very new for you right now. It's very new for me also. I'm also working initial days only. Okay? But there is hope. We can work on this thoda sa aage जाके. Thank you for sharing so openly about your issues. I think other people will also feel brave and take inspiration from you and come out and talk about their needs. Thank you. Thank you. Shripriya ji, thank you for this. Thank you for helping out Swati. So our next question from Abdul ji is, my mind is working very slowly and negatively thinking for everyone and no activeness and energy power is also less. And I feel always bored and mood also is feeling bored, no power to work on anything.
एंड कंफ्यूजन और थकान बहुत रहती है इनको. तो एनी थॉट्स ऑन दिस, हाउ यू कैन हेल्प हिम? इसके बाद ये भी कह रहे हैं ये सब जो मुझे हो रहा है ये एक बीमारी है, अगर बीमारी है तो ये इसका नाम क्या है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ. तो हमने जैसे कि शुरुआत में बात करी थी मेंटल हेल्थ और इलनेस के बारे में. एक स्केल है, एक पॉइंट है, यहाँ पे परफेक्ट हेल्थ है, यहाँ पे इलनेस है. तो हम जैसे कि मैंने बोला हम इसके बीच में कहीं ना कहीं हैं. ये आपकी डेली लाइफ को एक दो हफ्ते से एक महीने से ज्यादा अफेक्ट कर रहा है. आप यही फील कर रहे हो, हमेशा लो फील काम फील कर रहे हो, डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, बहुत जल्दी थक जाते हो, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, वजन एकदम से कम हो जा रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, नींद नहीं आ रही है या बहुत ज्यादा नींद आ रही है, हेल्पलेस, वर्थलेस, खराब फीलिंग्स आ रहे हैं अपने बारे में, दुनिया के बारे में, फ्यूचर के बारे में. मैटर ऑफ कंसर्न है. इसे हम डिप्रेशन के एक ओवरआर्चिंग लेबल के नीचे डिस्क्राइब कर सकते हैं. इस बीमारी को डिप्रेशन बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को होता है, इरिवर्सिबल नहीं है, इसको हम कम्बैट कर सकते हैं. जैसे कि आप फॉर एग्जांपल कोल्ड कफ या फ्लू को आप लड़ते हैं दवाइयों की मदद से या अपने आप से भी, वैसे ही इस चीज को भी आप बैटल कर सकते हैं. लेकिन इस चीज के लिए हमें अपने आप को एग्जामिन करने की जरूरत है और प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है. उसको एक्सेप्ट करना जरूरत है कि मैं अपने आप की मदद नहीं कर पा रहा हूँ एक पॉइंट के बियॉन्ड, तो मुझे किसी और की हेल्प लेनी पड़ेगी जो प्रोफेशनल है इस मामले में. तो है, हम अवेलेबल हैं, हमें इस कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाना चाहिए. अभी के लिए मैं इतना ही आंसर कर पाऊंगी. कि आपका सवाल ये था कि is this an illness, is a fairly common illness and it has solutions and you can get help. You need to be evaluated and assessed in more detail. That is also there. Right, ma'am. Thank you for this. Ma'am, my another question is, so far we have talked only about patients and their mental stress, their anxiety. There are a lot of caregivers who are an active participant in the patient's life. They also go through a lot of stress, lot of anxiety, and their problem is जो भी हेल्प की बात होती है अभी तक वो सिर्फ पेशेंट्स के हेल्प की बात होती है, पेशेंट्स के सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं और हम पेशेंट्स की मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ की बात कर रहे हैं. हाउ अबाउट केयर गिवर्स मेंटल हेल्थ? What can caregivers do to strengthen their mental health, strengthen their resolve? Because they also go through similar issues what patient goes through, but they have a bigger challenge because they have to make tough decisions in family. They might be the earning members in the family, or they might be the people who are running the family actively. They are mostly the people who are taking financial decisions in family. So they are actually an important part of family, but they also need support because they are an active caregiver. So any thoughts on this? How can caregivers strengthen their mental health? Yes. So caregivers, as you correctly identify, additional pressure, burden, बर्नआउट ऑल्सो. बर्नआउट यानी कि एक पॉइंट के बाद इतना ज्यादा थक जाते हो कि चाहते हुए भी आप नहीं कर पाते हो, करना चाहते हो. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, डिसीजंस, all of that is correctly identified. There is a wonderful community of caregiver support in India for mental illness. So caregivers of people with mental illness are gathered there. It's a community called Caregiver Sathi, and they share really nice information about how caregivers can take care of themselves. यानी कि सेल्फ केयर और सपोर्ट कैसे किया जाए, ब्रेक्स कैसे लिए जाए, अपने फिजिकल हेल्थ की तरफ भी ध्यान दें.
कभी कभी पूरा अटेंशन सिर्फ उस इंसान की तरफ चला जाता है जिसका आप ख्याल रख रहे हो, तो बाकी रिलेशनशिप्स, बाकी काम पे आप ध्यान नहीं दे पाते हो, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते हो। तो क्या है वो तरीके जहाँ पे आप भी सपोर्टेड फील करें एज अ केयर गिवर? ये सारे मामले, मैटर्स भी डिस्कस होते हैं इस कम्युनिटी में. It is being managed by few of my colleagues only, so I know that they are doing good work. So let us make use of these spaces. Let us start identifying caregiver needs also. So if we as people with a medical condition have come here together, to the people who are taking care of us also, we can refer them also. We can say that क्योंकि आप इतने ज्यादा स्ट्रेस में हो, क्योंकि आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए आपको भी अपना ख्याल रखना चाहिए. Here are a set of resources for you also. So we are again building, we have some lists of where they can go, they can also have a counselor, they can talk about their issues. It's just that हमें prioritize करना है उन्हें भी, और उनको भी अपने आप को कहीं ना कहीं थोड़ा prioritize करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि वो फर्क हो जाता है कि डॉक्टर पेशेंट, केयरगिवर पेशेंट. तो ऐसा नहीं है ना कि डॉक्टर की जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है या केयरगिवर की जिंदगी में स्ट्रेस नहीं है, वो भी इंसान ही है. तो वो एक्नॉलेज करना और एक्सेप्ट करना पड़ता है कि मेरी भी नीड्स है, मैं मशीन की तरह हमेशा काम नहीं कर सकता या कर सकती, मेरे को भी रुकना पड़ेगा, मुझे भी अपना ख्याल रखना पड़ेगा, और तभी मैं अपना केयर गिविंग रोल भी फुलफिल कर पाऊंगा या कर पाऊंगी. सबसे ज्यादा जरूरी बात ये भी है, हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 75 to 80% केयर गिवर्स आर विमेन. So either they are wives, daughters, sisters or mothers, and they have a large set of issues. For example, aches and pains, headaches, depression, anxiety, क्या बोलते हैं, digestive issues, breathing issues. These all set of things बस चलते रहते हैं, वो हमेशा से ही हैं. जब से आप पूछो बचपन से या जब से वो बड़े हो, कम से कम उसके बारे में टर्म्स में देखा है. तो we need more platforms for caregivers also to come together, and as you mentioned, have support groups for caregivers specific issues. ऐसा group share that information with you, and we can join. Caregivers के issues भी काफी common है. तो for example कैंसर सर्वाइवर्स के caregivers, या फिर तो विजुअल के caregivers, या ऑटिस्टिक बच्चों के caregivers, या मेंटल इलनेस होने वालों के caregivers. हाँ, उनकी सबकी प्रॉब्लम अलग हो सकती है, लेकिन एक कॉमन अंडरलाइंग चीज है कि स्ट्रेस और बर्नआउट तो कैरगिवर्स के साथ होता ही होता है. Information and knowledge and experience sharing across groups, and definitely a counselor or a social worker or a therapist can facilitate that group discussion. So let's take it forward. Definitely that's a gap, or it is unidentified, it is very rarely spoken of. So therefore there is need. तो हमने वो acknowledge करके आगे उसे बढ़ाने की काफी जरूरत है. Options हैं हमारे पास. Right, ma'am. Thank you for that. I would like to call upon any more questions from the audience, if anybody is having any question. Otherwise, we would move to the end of the session. Any questions, please? Okay, ma'am, I can't find any more questions. So I have a small request for everyone. While we are moving towards the end of the session, I would request each one of you to actually help us with another poll so that we can understand how this session was helpful to you. So yeah, let me just start the poll, please. Yes, so on the screen, everybody can see a small poll. Please answer the question. It will be on your screen for 1 minute.
Thank you everyone for giving the answers, please. Right, so we can see the answers on the screen right now. Thank you everyone. Neetu, there's one more question I think that were with us. Yes, please. हेलो मैडम, मुझे ना एक चीज पूछनी थी। लास्ट टाइम आपने एक सेशन किया था जिसमें आपने एक्सरसाइजेस के बारे में बताया था, तो मुझे उसका वीडियो मिल सकता है क्या, या आपके फेसबुक पेज पर अपलोड हो जाए वो? तो सर वो वीडियो हमारे YouTube चैनल पे अपलोड हो जाएगा थोड़े दिन के अंदर, और उसका जो भी इंटरमिशन होता है हम फेसबुक पेज पे दे देंगे। ओके मैम, थैंक यू। राइट सर। Okay, so I guess there are no more questions for this session. So I would like to thank everyone from various groups who have joined today to understand few concerns about mental health, so that we can learn and understand how to cope with our mental health, with our chronic conditions in a better manner. I would like to thank Sri Priya ji for taking a time out for us on a Sunday, so that it can help us in the long run. Thank you everyone, and thank you ma'am once again. We hope to keep having these sessions more. Thank you. Bye everyone.